फिटनेस के लिए जिम जाना ज़रूरी है? हर आदमी पागल है कि मैं सफिशिएंट प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ, प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी खराब हो जाती है। ओल्ड एज तक आपके पास मसल मास बचेगा नहीं तो आप 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है। व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग? जो डिटॉक्स करके मार्केटिंग चला ना वो सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। शुरू में तो वजन बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन उसके बाद फिर प्लेटो हो क्योंकि- गया। और कार्डियो वेट ट्रेनिंग से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी? 7 दिन वर्कआउट करने के बजाय अगर आप हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हैं, एक दिन सब्जियां लेके आई, सब खा लिया, अब दूसरे दिन क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाती है। लोग जिम में आते हैं और सबसे पहले वो प्री वर्कआउट पीते हैं, उनको ज़रूरत है नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। मैं हूं कमलेश और आज हमारे साथ हैं मनोज पपोला, जो कि हैं एक हेल्थ और न्यूट्रिशन कोच, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। सैकड़ों लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स के अंडर इन्होंने ट्रेनिंग ली है, जैसे कि एक्सेल लोपेज और एरियल कट्स। अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हैं तो आपको ये नाम पता ही होंगे। काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि ये अपने को लगातार अपडेट रखते हैं, कई तरह की बुक्स पढ़ के और पीयर रिव्यूड रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ के। और वही नहीं, साथ साथ में ये क्लाइंट्स के साथ उन सारी थ्योरीज़ को, सारी रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई भी करते रहते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे क्या हैं कुछ कॉमन मिथ्स प्रोटीन को लेके, सप्लीमेंट्स को लेके, फिटनेस, वर्कआउट, वेट लॉस, क्या सच्चाई है, क्या गलत है। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट मनोज जी। थैंक यू। तो सबसे पहले एक हॉट टॉपिक उठाते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बहुत सारी चर्चा होती है, सब जगह इंटरनेट पे प्रोटीन छाया हुआ है। हर आदमी पागल है कि मैं सफिशिएंट प्रोटीन नहीं खा रहा हूँ। कितना प्रोटीन लेना चाहिए और क्या सारा प्रोटीन खाने से ही लिया जा सकता है या सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? सर देखिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए हमको लगभग 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी गोल, आपका वर्कआउट, आपका लाइफस्टाइल, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। उसके हिसाब से प्रोटीन बढ़ते रहता है। एथलीट्स में 2 ग्राम से लेकर 2.5 2.8 ग्राम तक लेते हैं। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ, बाकी प्रोटीन हमारे नेचुरल फूड से ही पूरा हो जाता है। जहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई गैप रह जा रहा है, तो वहाँ पर हम सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। बट हमको प्रायोरिटी अपने नेचुरल फूड को ही देना चाहिए। सप्लीमेंट्स कई तरह के होते हैं। वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स है, प्लांट प्रोटीन है, और आजकल तो यीस्ट प्रोटीन भी बहुत चर्चा में है। कंपेयर करके बताइए क्या फ़ायदे क्या नुकसान है? सर वे प्रोटीन जो है बेसिक रहता है, अपना मिल्क प्रोडक्ट से बनाया जाता है। प्लांट प्रोटीन प्लांट बेस्ड रहता है, पीस हो गया, बाकी और भी चीज़ें हैं काफ़ी, उनसे एक्सट्रैक्ट करके रहता है। जिसको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो थोड़ा सा प्लांट प्रोटीन की तरफ जाते हैं। अभी ईस्ट प्रोटीन आया है, ये ईस्ट के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। ये गट पे तो थोड़ा सा लाइट रहता है, इसको कहा जाता है काफ़ी अच्छा प्रोटीन है। बट मेरा मानना ये है कि आपका प्रोटीन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। प्रोटीन में आपका ल्यूसिन कितना है, उससे डिपेंड करता है कि आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस कितना होगा। तो अगर देखा जाए तो इन सब में जो वे प्रोटीन है वो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, और हाँ। वे प्रोटीन को वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों लोग ले सकते हैं? सब ले सकते हैं इन उसको। तीनों में से कोई ऐसा प्रोटीन भी है जो कि नॉन वेजिटेरियन है? फॉर एग्जांपल यीस्ट प्रोटीन है, क्या वो वेजिटेरियन कैटेगरी में आता है या नॉन वेज? वो सर वेजिटेरियन की कैटेगरी में आता है। ओके। फिर इसके बाद एक एनिमल प्रोटीन भी आता है, जो इंडिया में तो आमतौर पर मिलता नहीं है, बट बाहर कंट्रीज़ में काफ़ी आमतौर पर मिल जाता है। तो प्रोटीन कब लेना चाहिए? अगर मैं सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ या मैं नेचुरल फूड से, दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरा कर रहा हूँ, तो मैं ब्रेकफास्ट में लूँ, लंच में लूँ, डिनर में लूँ, या उसको दिन भर में स्प्रेड आउट करूँ, या मैं वर्कआउट के पहले लूँ, वर्कआउट के बाद लूँ? जो प्रोटीन है वो हमको दिन भर में लगातार बराबर मात्रा में लेते रहना चाहिए, कांस्टेंट उसका लेवल रहना चाहिए। बट जब बात आती है वे प्रोटीन की या प्रोटीन सप्लीमेंट की, तो इसको वर्कआउट के बाद लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कआउट के बाद हमको प्रोटीन जल्दी चाहिए होता है मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो उस टाइम पे एक तो बहुत इजी डाइजेस्टेबल रहता है और बहुत अर्ली, मतलब बहुत जल्दी हमारे शरीर में, हमारे ब्लड तक पहुंच जाता है। तो इसलिए वे प्रोटीन या फिर कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट उस टाइम लेना ज़्यादा बेहतर है। प्रोटीन के बारे में बहुत सारे गलत धारणाएं, बहुत सारे मिथ्स हैं। उस बारे में साइंस क्या कहता है? एज एन एक्सपर्ट आप क्या बोलते हैं? कई, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है, कई तरह की धारणाएं लोगों में हैं। सर देखिए, ज़्यादा खाने का तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। आप पानी भी ज़्यादा पियेंगे, उससे भी दिक्कत कुछ ना कुछ होगी। बात यह है कि आप हर चीज़ को बैलेंस में लेना एक अच्छा तरीका है। ओवर यूज़ किसी भी चीज़ का वो सही तरीका नहीं है। ओवर यूज़ करेंगे तो हर कोई भी चीज़ नुकसान देती है। बट लोग तो ये सोचते हैं कि इवन 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, वही अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो उसी से काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिर जब आप 1.5 ग्राम, 1.8, 2 ग्राम की बात करते हैं, तो वो तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि इतना ज़्यादा प्रोटीन एक दिन में। एक प्रोटीन तो बहुत ही कम है। मतलब एक सस्टेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी को 1.5 ग्राम चाहिए होता है। जो पेशेंट
जिनकी किडनियाँ ख़राब हो चुकी होती हैं, जो डायलिसिस पे होते हैं, उनको भी डॉक्टर्स 1 ग्राम रिकमेंड करते हैं पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ओह अच्छा, ओके। तो ऐसे ये सारी गलतफ़हमियाँ हैं कि प्रोटीन खाने से हमको दिक्कत आती है, हमारी किडनी ख़राब होती है, हमारा लीवर ख़राब होता है। तो किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं। लीवर पे कोई इफेक्ट नहीं नहीं। होता। सपोज आप एक हाँ। हेल्दी एडल्ट हैं, हुँ। आपकी हेल्थ ठीक है। हाँ। अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है तो वो अलग बात हाँ, अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं तो बात अलग है, लेकिन आप हेल्दी हैं तो आप 2 ग्राम प्रोटीन तक ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। है। ओके। हाँ जी। प्रोटीन के अलावा और क्या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होने चाहिए, और क्या ऐसा भी कुछ है कि लोग मेनली प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भूल जाते हैं? हाँ जी, मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स पे आज ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम फैट खाएंगे या फिर हम कार्ब्स खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। ये सारी गलत धारणाएं हैं। हमें सारी चीज़ों को बराबर मात्रा में लेना चाहिए, उसी से एक बैलेंस डाइट बनती है और वही हमको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इसके बाद आती है माइक्रोज को, जिसको हर कोई आजकल इग्नोर कर देता है। तो माइक्रोज एक हाँ। सिंपल भाषा में बताइए कि माइक्रोज क्या होते हैं? माइक्रोज सर, जो हमको ऐसा कोई भी विटामिन या मिनरल जो हमको कम मात्रा में चाहिए होता है, उनको माइक्रोज की कैटेगरी में डाला गया है। ओह अच्छा। तो मतलब ये हुआ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते ये हैं वो है मैक्रोज, हाँ जी। और जो विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो कम मात्रा में चाहिए वो हो गए वो माइक्रोज। हाँ जी, तो दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं। दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं। और फिर ये बाकी जो आजकल क्रिएटिन सप्लीमेंट और कई तरह के सप्लीमेंट्स की बात होती रहती है, तो उनमें से क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है? तो देखिए, अगर आप नॉर्मल खाने से कोई भी चीज़ पूरी कर सकते हैं, फिर तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अभी क्या है, हर किसी की कंडीशन अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है। मान लेते हैं किसी को अपना मसल मास गेन करना है तो उसको बहुत सारा खाना पड़ता है, ज़्यादा मात्रा में उसको प्रोटीन खाना है, कार्ब्स खाने हैं। तो होता क्या है, वो उतने सफिशिएंट मात्रा में उसके बाद सब्जियां नहीं खा पाते, फल नहीं खा पाते। तो जो गैप रह जाता है उसको फिल करने के लिए सप्लीमेंट्स बनेंगे। लेकिन आजकल की मार्केटिंग ऐसी है कि हर चीज़ में सप्लीमेंट को प्रमोट किया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि आपको नेचुरल फूड से जितना हो सके उतना पूरा करें, उसके बाद आप सप्लीमेंट की तरफ जाएं। ओके। कोई अगर वर्कआउट नहीं कर रहा है तो उसको क्रिएटिन लेना चाहिए? तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कोई, सपोज कीजिए मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, मेरा ऐसा ही काम है, ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं हो पाता, तो तब भी मुझे क्रिएटिन लेना चाहिए, और या मैं जब खूब वर्जिश करता हूँ तभी लेना चाहिए? आप अगर बैठे रहते हैं दिन भर, आप खाना क्या खाते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज रेड मीट से आपको क्रिएटिन काफ़ी सही मात्रा में मिल जाता है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट आप नॉन वेजिटेरियन भी अवॉइड करते हैं और वर्कआउट भी नहीं करते हैं, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लेना चाहिए। अच्छा, ठीक। और क्रिएटिन और पानी का क्या संबंध है? क्रिएटिन अगर आप ले रहे हैं तो आपको क्या ज़्यादा पानी पीना चाहिए? नहीं सर, एक्चुअली ज़्यादा पानी पीने से क्रिएटिन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। आप अपनी प्रोटीन, जो आपका क्रिएटिन है, क्रिएटिन अगर आप ले रहे हैं तो आप अपनी जस्ट पानी की मात्रा को सफिशिएंट रखें। आप अपनी जितना दिन भर की आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, उसको पूरा करें, तो आपको एक्स्ट्रा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो कितना होना चाहिए, कितने लीटर? लगभग 3-3.5 लीटर काफ़ी होता है। 3-3.5 लीटर काफ़ी है अगर आप क्रिएटिन भी ले रहे हैं तो उतना काफ़ी। ये खाली गलत धारणा है कि हम क्रिएटिन ले रहे तो हमको 5 लीटर पानी चाहिए, 4 लीटर पानी चाहिए। ये सारी गलत चीज़ें हैं, ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन है थोड़ी मार्केट में। अच्छा। तो कुछ लोगों का गोल होता है वेट गेन, कुछ लोगों का होता है वेट लॉस, किसी को मसल पुट ऑन करना है। इन सब चीज़ों के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए डाइट किस तरह से चेंज होती है? वेट लॉस करना है तो मैं क्या करूं, खाना छोड़ दूं? नहीं सर, ऐसा ये सारे सबसे गलत जो तरीका है, लोग यही करते हैं कि खाना छोड़ देते हैं वजन कम करने के लिए। ऐसा नहीं होता। अगर आप खाना कम भी कर देंगे, कुछ टाइम बाद बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेगी, उसके बाद फिर आपका वजन कम होना बंद हो जाएगा। हाँ, ये कई लोगों से मैंने सुना है कि शुरू में तो वजन बहुत तेज़ी से गिरा, लेकिन उसके बाद फिर प्लेटो हो गया। और हाँ, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और वहाँ पर उनका प्लेटो आ जाता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर अपना कैलोरीज कट करते हैं, फिर उनका वजन कम होगा, फिर स्टक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो कहाँ तक कम करेंगे? तो फिर उपाय क्या है? तो इसका तरीका ये है कि आपको अपनी डाइट को थोड़ा बहुत चेंज करते रहते हैं। अपनी वर्कआउट में थोड़ा सा, मतलब जो भी आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, तो वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। कैलोरीज कम कीजिए, बट साथ में वर्कआउट भी कीजिए। हाँ। और इन चीज़ों को वेरी करते रहिए। हाँ, आपको जैसे आप वर्कआउट कर रहे हैं और आप डाइट में आपने कैलोरीज डेफिसिट में डाला है, तो कैलोरी डेफिसिट में आप 1 महीना अपने कैलोरी डेफिसिट में है, उसके बाद आपका वजन कम होना बंद हो गया, तो आप क्या कीजिए, रिवर्स डाइटिंग थोड़ा सा कीजिए। आप कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, 200 कैलोरीज आप अप कर दीजिए। तो वहाँ पर क्या होगा, 1 हफ्ता आप करेंगे तो आपका मेटाबॉलिक उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट होने लग जाएगा। फिर आप वापस कैलोरी डेफिसिट में आ सकते हैं, 200-300 कैलोरी फिर डेफिसिट कर सकते हैं, तो आपका वजन वैसे कम हो जाएगा। ओह अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आपने काम करते हुए देखा है अपने क्लाइंट्स में? हाँ जी, बिल्कुल। आप वजन कम करने के लिए पहले कैलोरी कम कर रहे हैं, बट बीच में आपका वजन कम होना अगर बंद हो गया तो आपने थोड़ी सी बढ़ा दी, से 200 कैलोरी, तो फिर मेटाबॉलिक रेट उसी हिसाब से चेंज हो गया
और फिर आपने कम की, तो ये हाँ जी। बहुत काम की ट्रिक है। मेरे पास तो सर क्लाइंट्स कुछ आते हैं जो 100 किलो का वजन है, जिनका 1500 कैलोरीज खा रहे हैं, हम्म और मेरे पास आते हैं कि हमको वजन कम करना है। हम्म तो हम क्या करेंगे, उनका 1500 से कितना कम करेंगे 100 किलो वजन में? तो हम क्या करते हैं, उनका पहले मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको रिसेट करते हैं, खाना थोड़ा सा बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते उनको कम से कम 2200 कैलोरी तक लेके जाते हैं। फिर 2200 कैलोरी तक उनका वेट मेंटेन रहता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको कम करते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो और मेटाबॉलिक रेट आपके जेनेटिक मेकअप पर भी डिपेंड करता है? ऐसा हो सकता है कि सेम डाइट सेम वेट इंडिविजुअल ए का है और किसी दूसरे को का भी सेम वेट है, सेम डाइट ले रहा है, लेकिन उस रेट से कम नहीं हो रहा वेट? आपका मेटाबॉलिक रेट पर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी कैसे एनर्जी को खर्च करती है उस पर डिपेंड करता है। और ये अलग अलग हो सकता है, हर इंसान के लिए अलग ये अलग? हर किसी का अलग है। ओके। दो इंसान हैं जो 80 किलो के हैं, दोनों का मसल मास सेम है, तो भी दोनों का अलग अलग मेटाबॉलिक रेट हो सकता है। क्या क्या चीज़ें हैं जो वेट लॉस और वेट गेन के लिए लोगों में मिथ्स हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जैसे लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो हम जल्दी वेट लॉस कर लेंगे। अच्छा, ये सही नहीं है? नहीं सर, आप कितना कार्डियो, आपकी बॉडी तो अडॉप्ट करेगी ना। आप खाली बॉडी को थका रहे हैं, एक सही प्लान के तहत आप चलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ठीक। वेट गेन वाले क्या करते हैं, हमें उनको लगता है कि हम 7 दिन वर्कआउट करेंगे तो उनकी मसल जल्दी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। आप वर्कआउट कर रहे हैं, अपने मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने रिकवर भी तो करना है। जब तक आप रिकवरी को टाइम नहीं देंगे, रिकवरी के लिए टाइम नहीं देंगे अपने शरीर को, आपकी बॉडी रिकवर नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी कैसे ग्रो करेगी? अच्छा, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि 7 दिन वर्कआउट करने के बजाय अगर आप हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हैं और बॉडी को रिकवरी का टाइम देते हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी बिल्ड होगी। बिल्कुल सर। अगर आप महीने में 30 दिन वर्कआउट करते हैं तो उतनी अच्छी बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। देखिए सर, सब आपकी रिकवरी पे डिपेंड करता है। आपकी रिकवरी अगर 7 दिन आप वर्कआउट करके आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हुई तो आप कर सकते हैं 7 दिन भी, बट आपकी बॉडी 4 दिन वर्कआउट करके रिकवर हो रही है और आपको रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, तो वो भी बेहतर है। एक ये भी एंगल है कि 7 दिन करना शायद प्रैक्टिकल भी नहीं है हर किसी के लिए। 7 दिन करना प्रैक्टिकल भी नहीं है, बट हमारा मानना है कि बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो बॉडी को डैमेज करते हैं। आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो मसल्स में माइक्रो टीयर्स होते हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। क्या मुझे फिटनेस के लिए जिम जाना ज़रूरी है या मैं घर पे भी फिट रह सकता हूँ? सर, जिम जाने के काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे? पहले तो आप मेरे को ये बताएं कि आपके लिए फ़िटनेस क्या है? एक कि मेरी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस हो, मतलब मेरा दिल ठीक से काम कर रहा है, मेरे फेफड़े ठीक से काम कर रहे हैं, और दूसरा मैं दिख भी फिट रहा हूँ। सर, मेरा मानना है कि आपका ओवरऑल हेल्थ अगर सही है तो मैं आपको फिट कहूँगा। मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, आप दिखने में भी ठीक हैं, आपकी तौद नहीं निकली है, आप बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं, तो मैं आपको फिट कहूँगा। तो इसके लिए मेरा मानना है कि आपको कार्डियो करनी चाहिए। कार्डियो आप घर पे भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, जिम पे भी कर सकते हैं। दूसरा वेट ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़रूरी है। वेट ट्रेनिंग आपके मसल मास को प्रिजर्व करेगी, जो एक एज के बाद 40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है। इसलिए हमको वर्कआउट करना चाहिए ताकि मसल मास प्रिजर्व रहे, प्रॉपर न्यूट्रिशन रहना चाहिए ताकि बॉडी अच्छे से रिकवर हो। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, तो मुझे क्या नुकसान होगा अगर मैं डेली सिर्फ वॉक कर रहा हूँ और वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ? मसल मास डिक्लाइन होता है ना, हर 40 ईयर्स के बाद धीरे धीरे मसल मास डिक्लाइन होने लग जाता है। तो ओल्ड एज तक आपके पास मसल मास बचेगा नहीं, तो आपकी बॉडी सस्टेन थोड़ा सा कम कर पाएगी, और ओवरऑल हेल्थ पे भी काफ़ी डिफरेंस आता है। ओके, तो क्या उससे मेरे जॉइंट्स पे भी कुछ फर्क? बिल्कुल सर, जितना आपका मसल मास कम होगा उतना आपके जॉइंट्स पे प्रेशर बढ़ेगा ना। सपोज कोई है जो 20 साल से स्मोकिंग कर रहा है, ओके, ठीक है, तो वो न्यूट्रिशन से और वर्कआउट से जो भी डैमेज उसको हुआ है वो रिवर्स कर सकता है क्या? सर, रिवर्स काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। ओके। अगर वो स्मोकिंग क्विट करता है तो काफ़ी हद तक कुछ ही हफ्तों में उसकी सांस लेने की कुछ अपना ब्लड प्रेशर वगैरह काफ़ी नॉर्मल होने लग जाता है। बट जो स्ट्रक्चरल डैमेज होते हैं वो तो सही नहीं हो सकते। जैसे लंग्स में कुछ स्ट्रक्चर डैमेज हो गया, वो रिवर्सिबल नहीं है। ओके। बट बाकी चीज़ें जैसे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, आपका बॉडी में स्ट्रेस हो गया, काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपका लोगों की सांस फूलने लग जाती है, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ओके। हाँ जी। और व्हाट अबाउट ड्रिंकिंग? मैं अगर 20 साल से ड्रिंक कर रहा हूँ तो वो डैमेज क्या रिवर्स हो सकता है? सेम है सर, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, सेम है। आप जितनी जल्दी क्विट करेंगे उतना आप रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जितनी देर में करेंगे उतने कम है। लेकिन रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या डाइट इंपॉर्टेंट? बहुत सारे डिटॉक्स प्रोग्राम भी चलते रहते हैं, कई तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, टैबलेट्स हैं, तो वो सब क्या काम करती हैं सच में? सर, मेरा मानना है कि जो डिटॉक्स करके मार्केटिंग चला है ना, वो सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। अगर आपको सही में अपनी बॉडी को सही करना है तो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, एक तो आप सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि प्रॉपरली क्विट कर देंगे। मतलब
अगर आप दिन में 4 सिगरेट पी रहे हैं तो महीने में आप ये नहीं कह सकते कि मैं 1 सिगरेट पा गया हूँ। आपकी बॉडी उसमें भी स्ट्रेस में ही रहेगी, उससे रिकवर नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये कि आपको खान पान में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। आप एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं काफ़ी, विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, आपको ये लेने चाहिए। पॉलीफिनॉल्स लेने चाहिए, पॉलीफिनॉल्स आपको फ्रूट से मिल जाते हैं। आपको ये चीज़ें होगी, आपको अपनी बॉडी का जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा इससे। कुछ सप्लीमेंट्स हैं जैसे NAC हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती हैं, तो इससे रिकवरी थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। बाकी फ्रूट्स को अपनी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए डाइट में, इससे भी काफ़ी मदद मिलती है। बाकी ओमेगा 3 हो गए, ये आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, तो ये भी काफ़ी मदद करते हैं। फाइबर कितना इंपॉर्टेंट है? फाइबर सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइबर हमारी गट हेल्थ के लिए सबसे मेन पार्ट है। हमारे गट में जो भी बैक्टीरिया है उनका एक तरह से फूड है फाइबर। गट मतलब हो गया हमारी गट, आंतें, हाँ और उन आंतों में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें ज़्यादातर बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल होते हैं। और ये अभी पिछले कुछ सालों में ये साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि गट हेल्थ से रिलेटेड बहुत चीज़ें पता चली हैं। इनफैक्ट यहाँ तक भी कहते हैं कि गट आपका सेकंड ब्रेन है। बिल्कुल सर। जितना इंपॉर्टेंट ब्रेन है उतना गट है, और इससे सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं बॉडी के। एक्चुअली सर क्या हमारे गट में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो काफ़ी ऐसे विटामिन्स और ऐसे कुछ हार्मोन्स, कुछ ऐसे एंजाइम बनाते हैं जो हमारी बॉडी पे काफ़ी बेहतरीन इफेक्ट डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें उनको उन बैक्टीरियाज को फीड करना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाँ, तो अगर वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। हाँ, सीधा तो उन बैक्टीरिया को वो क्या खाते हैं? वो फाइबर खाते हैं? वो सर बिल्कुल फाइबर्स खाते हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि हमने कोई फाइबर सप्लीमेंट ले लिया, वो खा लिया तो उससे सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हज़ारों तरह, लाखों तरह के बैक्टीरिया हमारे शरीर में होते हैं, तो उनको खाना भी अलग अलग तरह का चाहिए होता है। तो हम अपने खाने में जितनी वैरायटी डालेंगे फाइबर्स की उतना ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि हमें पहले तो हमें फाइबर खाने से ही कंप्लीट करना चाहिए, और फिर अलग अलग तरह की सब्जियां, फल और फाइबर वाली चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए। और अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो तब उसके बाद आप फिर सप्लीमेंट्स ले लीजिए फाइबर के। लेकिन फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ के लिए। इंपॉर्टेंट है। हमको डेली एक नॉर्मल पर्सन को लगभग 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक फाइबर लेने चाहिए। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल 25 ग्राम अगर मुझे लेना है तो किन किन चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है? लगभग सर प्रोसेस्ड फूड को छोड़ के लगभग हर चीज़ में फाइबर आपको मिलेगा। जितनी भी सब्जियां हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, आपको हर चीज़ में फाइबर मिलेगा। अब होता क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको बोलो कि फाइबर ऐड कर लो, वो लोग ने पकड़ा, एक दिन सब्जियां लेके आई, सब खा लिया। अब दूसरे दिन क्या होता है, ब्लोटिंग हो जाती है। अब दिक्कत कहाँ पर आई, आपकी बॉडी में पहले फाइबर्स नहीं जा रहे थे, आपने अचानक से सब इंट्रोड्यूस कर दिए, तो आपको ब्लोटिंग हो जाती है। तो सॉल्यूशन ये है इसका कि आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आपने एक हफ्ता 10 ग्राम लिया, फिर आपको एक हफ्ते बाद आज आपने 5 ग्राम बढ़ाया, धीरे धीरे करके 2 से 3 महीने में आप इसको नॉर्मल लेके आ सकते हैं। ओह अच्छा। हाँ, तो इतनी सेंसिटिव है हमारी गट फाइबर के लिए। अगर आप नहीं लेते हैं, जैसे फाइबर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, चिकन में फाइबर नहीं है, एग में फाइबर नहीं है, मिल्क में फाइबर नहीं है, लेकिन जितनी सब्जियां हैं, फल हैं, दालें हैं, उनमें सब में फाइबर है। तो अगर आपका मेन नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्स है तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि आप साथ में सब्जियां भी खाएं। हाँ जी, ओके। सब्जियां खाएं, दालें खाएं, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे गट हेल्थ पे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, अगेन वर्कआउट के टॉपिक पे, मुझे कार्डियो वेट ट्रेनिंग से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? सर कार्डियो एक्चुअली वेट ट्रेनिंग के बाद करनी चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं हम लोग वार्म अप के लिए कार्डियो पहले कर लेते हैं, बट वार्म अप के लिए मेरा मानना है कि मोबिलिटी ड्रिल्स होती हैं वो आपको करनी चाहिए। ओके। डायनेमिक स्ट्रेचेस होते हैं वो आपको करनी चाहिए। वर्कआउट के बाद आपको स्टैटिक स्ट्रेच करने चाहिए, और वर्कआउट के बाद आपको कार्डियो करना चाहिए। वर्कआउट के बाद कार्डियो करने का एक रीज़न तो ये है कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में काफ़ी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, फैटी एसिड्स रिलीज़ होते हैं जो फैट बर्न करने में हेल्प करती हैं। और जो फैटी एसिड्स हैं वो अगर आपकी बॉडी में रिलीज़ हो गए, आपके ब्लड में फ्लो कर रहे हैं, अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो वो वापस रिस्टोर हो जाएंगे एज अ फैट। आपके फैट से ही निकले हैं और फैट में ही वापस रिस्टोर हो जाएंगे। तो इसलिए उनको बर्न करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट वर्कआउट के बाद कार्डियो करना चाहिए। ओके। हाँ जी। अच्छा, तो ये तो काफ़ी लोगों के मन में मिथ होता है कि पहले कार्डियो कर लो, और मैंने देखा है लोग इवन 45 मिनट्स कार्डियो करते हैं और उसके बाद फिर वर्कआउट अपना स्टार्ट करते हैं। तो शायद बहुत सारी एनर्जी तो कार्डियो में ही खत्म हो गई। इससे सबसे गलत तरीका तो यही ना, आप 45 मिनट अगर आप कार्डियो करेंगे तो आपके अंदर एनर्जी बची कहाँ वर्कआउट करने की, आपने सारी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर दी। तो पहले आप स्ट्रेचिंग कीजिए, उसके बाद वर्कआउट कीजिए, और फिर बची कुची एनर्जी को आप फिर कार्डियो में निकाल दीजिए, तो आपका वर्कआउट कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। और कोई मिथ जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो फिटनेस से रिलेटेड? सर फिटनेस से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स हैं। लोगों को लगता है जैसे सप्लीमेंट कुछ ऐसे हैं जो हमको बिल्कुल लेने चाहिए, जैसे प्री वर्कआउट।
मैं देखता हूँ लोग जिम में आते हैं और सबसे पहले वो प्री वर्कआउट पीते हैं, उनको ज़रूरत है नहीं, फिर भी पीते हैं। लेकिन क्यों प्री वर्कआउट की ज़रूरत क्यों नहीं है? ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए बनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जिम में हर कोई बिल्कुल परफॉर्मेंस के लिए ही आ रहा है, उनको अपना जनरल फिटनेस के लिए आ रहा है। जो जनरल फिटनेस के लिए आ रहा है उसको ज़रूरत है नहीं उसकी। ओके। हाँ जी। बट जो परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए आ रहा है वो उन लोगों के लिए बनी है जो परफॉर्मेंस एनहेंस, कई कॉम्पिटिटिव एथलीट्स हैं, तो वो उन लोगों के लिए बनी हुई है। लेकिन आजकल क्या है, इसको इतना प्रमोट किया गया कि हर कोई प्री वर्कआउट्स और बाकी सप्लीमेंट जैसे BCAA हो गया, ये सब चीज़ें ले रहे हैं। BCAA का भी क्या है, अगर आप अपना प्रोटीन कंप्लीट कर ले रहे हैं नेचुरल फूड से, अपने बाकी के प्रोटीन सप्लीमेंट से, तो आपको BCAA लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट उसको ऐसे प्रमोट किया गया कि ये आपके मसल मास को बढ़ाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता है। अच्छा। ये सारा मिसकंसेप्शंस है थोड़ा सा, बाकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो काफ़ी सारे मिथ्स पे आज हमने बात की। हाँ जी। जो कि फिटनेस, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे एरियाज हमने कवर किए। अब हम अगली पॉडकास्ट में आपके साथ एक टॉपिक पकड़ेंगे और उस पर डीप डाइव करेंगे। बट आज हमने कोशिश की कि जो बेसिक क्वेश्चंस लोगों के होते हैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बारे में जो कॉमन मिथ्स होते हैं जो मनोज ने देखे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, उन सबको हमने बस्ट करने की कोशिश की। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं मनोज के साथ एक और टॉपिक पे, जहाँ पे हम करेंगे एक डीप डाइव। थैंक यू वेरी मच मनोज यहाँ आने के लिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब if you like this podcast. Thank you.